तो क्योंकि हमारा आज ये सबसे पहला टॉपिक है बच्चों, ठीक है, और हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी, तो थोड़ा सा बायो के बारे में समझेंगे पहले, ठीक है। एक सिस्टम में चलेंगे, फिर अपने आप सेल, एक टाइम आएगा जब सेल आप आ जाओगे, ठीक है। तो देखिए बायोलॉजी एक्चुअली में क्या है बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो बायोलॉजी वर्ड है ये किससे मिलके बना है, तो मुझे प्लीज बताइए कि बायोलॉजी वर्ड बेटा किससे मिलके बना है। मैं हिंदी बिल्कुल भी यूज नहीं करूंगा बिकॉज आप सभी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। मैं मान के चलूंगा कि मुझे हिंदी में नहीं पढ़ाना, सब कुछ इंग्लिश में ही पढ़ाना है, बट एक्सप्लेनेशन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होगा। बताइए बायोलॉजी का मतलब क्या है, क्या समझते हैं बायोलॉजी से? Sir, it is the study of the body, human body or a body. Sir, biology can be defined as bio as natural things and logy, it's logic. Sorry, bio defined as? Ma'am, biology is defined as bio means natural things such as types of body parts, cell, etc. And logy means their logic. चलो देखो, अलमान ने जो चीजें बताई हैं उसमें चीजें गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ना ज्यादा एक हाई लेवल पे आप चीजों को ले गए। सिंपल समझते हैं, कुछ नहीं है। देखो बायोलॉजी को अगर आप ब्रेक करोगे तो बेटा एक टर्म आपको बायो दिखेगा, एक टर्म आपको लॉजी दिखेगा। तो अगर मैं बात करूं इस बायो की, तो ये किससे मिलके बना है टर्म बायोलॉजी? एक तो बायो, ठीक है, और बायो के साथ साथ क्या, लॉजी। तो अगर बायो और लॉजी है तो ये दोनों वर्ड्स किससे मिलके बने हैं? बायो प्लस लॉजी। और बायो का एक्चुअली में मतलब क्या होता है? बायो का एक्चुअली में मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग जो चीजें हैं, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, वो है बायो, ठीक है। अब वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ भी हो सकता है। अब जैसे अलमान ने कहा कि जो ह्यूमन के ऑर्गन्स हैं, नहीं, अगर आप बात करोगे जानवरों की, ठीक है, अगर आप बात करोगे मछलियों की, आप बात करोगे इंसेक्ट्स की, सारे के सारे लिविंग है। तो बायो का मतलब वो पूरा का पूरा आ जाता है एनिमल किंगडम जो कि लिविंग है। समझ में आ गया? तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है बायो, और लॉजी का मतलब होता है बेटा टू स्टडी। लॉजी का मतलब क्या है? टू स्टडी। तो बायोलॉजी का मतलब क्या हो गया? बायोलॉजी का मतलब ये हो गया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी जिस साइंस के अंदर होती है उस साइंस को हम क्या बोलते हैं? Biology. बायोलॉजी, ठीक है। तो बायोलॉजी इज नथिंग बट इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सिंपल सी लैंग्वेज, समझ में आई? Yes, sir. जल्दी Yes, से sir. लिख लो, फटाफट लिखो इसको कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ, biology is a branch of science, biology is a branch of science in which we study about the physiology of living organisms, ठीक है। फिजियोलॉजी का मतलब उनके स्ट्रक्चरल, उनके फंक्शनल जो यूनिट्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। एक बार रिपीट करोगे? एक मिनट बेटा, PHYSIO, फिजियोलॉजी, ठीक है। ऐसे ही जब आपको प्लांट पढ़ाऊंगा तो प्लांट फिजियोलॉजी होती है, और एनिमल्स पढ़ोगे तो एनिमल फिजियोलॉजी होती है। फिजियोलॉजी का मतलब उनकी जो बॉडी है उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो डिटेल चीजें जानना, वो होती है, ठीक है, फिजियोलॉजी। चलिए एक बार फिर से लिख लो। बायो सॉरी क्या था, हाँ, बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है बेटा। और फिजियोलॉजी का मतलब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट्स हैं उनके बारे में स्टडी करना, दैट इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज व्हाट? इट इज अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिख लो, इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है बेटा। तो ये हो गई आपकी फिजियोलॉजी। तो बायोलॉजी समझ में आ गया कि क्या होती है? Yes, sir. अब बात ये आती है कि जब हमने लिविंग की बात करी बेटा, लिविंग की अगर हमने बात करी तो किसी ऑब्जेक्ट को या किसी भी आपके सामने अगर कोई चीज है, कोई स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को कब लिविंग कह सकते हैं? अगर मेरे सामने ये लैपटॉप है तो क्या लैपटॉप लिविंग है? नो सर। तो आप कैसे कहोगे कि वो लैपटॉप लिविंग है? मान के चलिए मेरे सामने मेरा कोई पेट है, ठीक है, मैंने एक डॉग को, मेरे पास एक कोई डॉग है, तो मैं कैसे बोलूंगा कि डॉग मेरा जो पेट एनिमल है वो लिविंग है? तो क्या क्राइटेरिया होते हैं जिन बेसिस पे आप ये डिवाइड करते हो कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म वो लिविंग है या फिर वो नॉन लिविंग? Living bodies can move on their own. बेटा हिंदी में बोलो। सर लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ कर सकते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कर सकते। ब्रीथ कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म
नहीं कर सकते। और रश्मि सर आप बताओ। नॉन हम्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसको बोलोगे? कोई स्ट्रक्चर अगर आपके सामने है वो कब लिविंग होगा, कब बोलेंगे उसको? देखिए 5 चीजें अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हैं, कितनी चीजें? 5। अगर ये 5 चीजें उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हैं तो आप उसको बोलोगे कि वो लिविंग है। ठीक है, अब ये 5 चीजें क्या क्या हैं ध्यान से सुने। सबसे पहला होगा कि उस स्ट्रक्चर के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होनी चाहिए, जो आप ब्रीदिंग जिसको बोल रहे हो। तो साइंस कहती है कि ब्रीदिंग नाम की चीज कुछ भी नहीं होती, बल्कि वो क्या है एक्चुअली में? वो रेस्पिरेशन है। अगर कहें तो सांस लेने की प्रक्रिया या फिर श्वसन की प्रक्रिया, हिंदी में कहते हैं रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन कर रहा है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन को इनहेल कर रहा है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट आउट कर रहा है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है और ऑक्सीजन को एक्सक्रीट आउट कर रहा है, तो वो सारी के सारे ऑर्गेनिजम्स किस में आ जाएंगे? लिविंग में आ जाएंगे। समझ में आया? लिविंग। जी। इसके अलावा साइंस कहती है कि अगर बेटा, ये किसकी आवाज है? अपने पेरेंट्स को बोलिए या अपने जो भी आपके आसपास है उनको बोलिए कि थोड़ा सा कोऑपरेट करें। जी। अगला होता है बेटा कि उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन सा प्रोसेस होना चाहिए? न्यूट्रिशन का प्रोसेस होना चाहिए। न्यूट्रिशन का प्रोसेस का मतलब ये हो गया कि अगर छोटा है, ठीक है, तो जब उसको खाना मिलेगा, फूड मिलेगा, जैसे अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जो हैं क्या करते हैं? प्लांट्स बेटा कार्बन डाइऑक्साइड चुरा लेते हैं, किससे? एटमॉस्फेयर से। प्लांट्स ने एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस चुरा ली, और साथ ही साथ में जो प्लांट्स क्या करते हैं, जो मिट्टी है, जो सॉइल है, सॉइल में से चुरा लेते हैं क्या? पानी। और जब ये दोनों मिला लेते हैं और सन की प्रेजेंस में, ठीक है, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, हम आगे चल के आपको बताएंगे कि क्या होता है। तो क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो कि ग्रीन कलर का है। इसी की वजह से बेटा जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं ये सब कैसी दिखाई देती हैं? हरी दिखाई देती हैं, है ना। पेड़ पौधों के जो पत्ते होते हैं वो हरे दिखाई देते हैं, क्यों? इट्स क्लोरोफिल की वजह से। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे CHLORO, क्लोरो, PHYLL, ठीक है, क्लोरोफिल, याद रहेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि पेड़ पौधों की जो हरा रंग है, ये क्लोरोफिल में ऐसा क्या होता है कि वो हरे रंग का दिखता है? तो याद रखिएगा बेटा, इसमें मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? एक एलिमेंट है, या एक कह लीजिए एक मेटल होती है, इसको बोला जाता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम होता है किसमें? क्लोरोफिल में। और मैग्नीशियम बेटा किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का। इसीलिए पेड़ पौधों की जो पत्तियां वो आपको ग्रीन कलर की दिखाई देती है। समझ में आया? तो जब ये हो जाएगा, जब ये हो जाएगा बेटा, तो जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना बनाएंगे, और प्लांट्स जो अपना खाना बनाते हैं वो किस फॉर्म में बनाते हैं? C6H12O6 की फॉर्म में, और प्लस बेटा ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर देते हैं हमारे लिए। तो देखो क्या हुआ, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई अगर, तो उसमें क्या करा? प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली एटमॉस्फेयर से, ठीक है, और पानी लिया बेटा कहाँ से? सॉइल से, मिट्टी से। और उसके बाद उन्होंने क्या करा? ग्लूकोज बना लिया। ये वही ग्लूकोज है जो कि प्लांट्स अपने एज अ फूड की तरह यूज करते हैं। और ये कहाँ पे रखते हैं? प्लांट्स इसको अपने रूट्स में रखते हैं, याद रखना। जो एक्स्ट्रा बन जाता है उसको प्लांट्स अपने रूट्स में रखते हैं। और एक अब आगे चल के मैं आपको टिश्यू पढ़ाऊंगा जिसका नाम होता है फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम का नाम सुना है? तो ये जो फ्लोएम नाम का टिश्यू होता है, ये क्या करता है? ये टिश्यू इन रूट से इस ग्लूकोज को निकालता है और प्लांट के हर एक पार्ट तक लेके जाता है। बिकॉज प्लांट के हर एक पार्ट को क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। और अगर न्यूट्रिशन होगा तभी प्लांट की क्या होगी? ग्रोथ होगी। तो याद रखिएगा वो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स जिसमें टाइम बाय टाइम ग्रोथ हो रही होती है, वो भी क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। एक छोटा सा एग होता है, जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस अगर मेल और फीमेल के बीच में अगर हुआ है, ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे सबसे पहले एक एग जो होगा भाई, फीमेल के अंदर यूट्रस में एग जो होगा वो क्या होगा? वो जर्मिनेट होगा। जर्मिनेट होगा तो वो एग जो है वो सेल्स बनेंगी, आगे जाके फिर वो एक एम्ब्रियो बनेगा, सॉरी जाइगोट बनेगा, फिर वो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद वो एक चाइल्ड बनेगा। तो उसके बाद जब चाइल्ड आ जाता है, जब बच्चा पैदा हो जाता है, फिर उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। माँ अपने दूध से फीड करती है बच्चों को, ठीक है, और बहुत सारी चीजें वो खाता है। धीरे धीरे क्या होता है? उसकी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस में ग्रोथ होती रहती है। तो बायो कहती है कि जिनमें न्यूट्रिशन होगा वो भी क्या होंगे? लिविंग होंगे। ये बातें समझ में आ रही हैं? बायो में जब आप 10th में आओगे ना, तो ये सारी की सारी चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी, इसलिए जरूरी है पढ़ाना, ठीक है ना। चलो अगला क्या होगा? अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर आप न्यूट्रिशन को खा रहे हो या अगर आप कुछ भी खा रहे हो, तो आप क्या करोगे? डाइजेशन भी तो करोगे। अनुज क्या हुआ? नेटवर्क इशू होगा। हाँ अनुज बेटा, एक बार दोबारा से लीव करके ज्वाइन कर लो।
हाँ, तो क्या होगा? डाइजेशन। डाइजेशन मतलब क्या हो गया? पाचन की प्रक्रिया, यानी कि जो भी आप खाओगे चीजों को वो आपकी बॉडी में जाके डाइजेस्ट होंगी। और अगर डाइजेशन नहीं हो रहा तो फिर आपकी डेथ भी हो जाएगी, बिकॉज डाइजेशन जो है वो कैसी प्रोसेस होती है? वो एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस होती है, यानी कि अनैच्छिक क्रिया। एक ऐसी हमारी बॉडी में कई सारी ऐसी एक्टिविटीज हो रही होती हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, ठीक है ना? जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं उन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, जैसे सांस लेना, जैसे डाइजेशन करना, समझ रहे हो? जैसे यूरिन का आना, ये सारे के सारे वो चीजें हैं जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है। लेकिन कई सारी ऐसी चीजें हैं जिन पे आपका कंट्रोल होता है, ठीक है ना? जैसे अगर आप मान के चलिए आपको ओके खाना सर। खाना है तो आप क्या करोगे? आपका मन है आप खाओगे, नहीं है तो नहीं खाओगे। लेकिन जो अगर अंदर चला गया तो फिर डाइजेशन तो होना ही होना, बॉडी के अंदर आ गया तो डाइजेशन होगा, ठीक है? अब कई सारी जो रिएक्शंस होती हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस, देखो बेटा, वो क्या होंगी? वो इनवॉलेंटरी होंगी। इनवॉलेंटरी का मतलब हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी होंगी, तो उनको क्या बोलेंगे हम? बताओ। इनवॉलेंटरी बायोलॉजिकल रिएक्शंस। अब ये इनवॉलेंटरी जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं ये ऐसी होती हैं जिनमें दो चीजें होंगी। अगर ये नहीं हुई तो या तो पर्सन की डेथ हो जाएगी, ठीक है, या तो पर्सन की डेथ नहीं होगी। मतलब या तो डेथ हो सकती है या तो डेथ नहीं हो सकती है। अब मुझे जल्दी से बताओ बेटा, ऐसी कौन सी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं जिससे पर्सन की डेथ होने के चांसेस हो सकते हैं? अगर वो ना हो तो, वो रिएक्शंस अगर ना हो तो पर्सन की डेथ हो जाए, ऐसी कौन सी रिएक्शंस हैं? सर जैसे कि अगर हमारा खाना अगर डाइजेस्ट ना हो जी तो फिर सर उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमें मिलेंगे नहीं, जिससे हमारी बॉडी वीक होने लग जाएगी। जी, उसी वीकनेस से हमारी डेथ हो सकती है। ठीक है, अरमान की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप ये भी मान के चलो कि अगर न्यूट्रिशंस आपको नहीं भी मिल रहे हैं तो एक तो वो है, लेकिन अगर आपका खाना प्रॉपर डाइजेस्ट होके एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू नहीं निकल रहा, मतलब आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा, तो यार वो जो खाना है वो एकदम सड़ चुका है आपकी बॉडी के अंदर, है ना? क्योंकि डीकॉम्पोजिशन होती है प्रोसेस, है ना? जानते हो ना, हमारी बॉडी कुछ एसिड्स को निकालती है, ठीक है? हमारा जो लिवर है वो कुछ एसिड्स को निकालता है, तो वो क्या होगा? जैसे आपने सुना होगा बाइल जूस, ठीक है, जैसे आपने सुना होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी जो स्टमक है उसमें निकलता है, ठीक है? तो ये सारा का सारा जो खाना है, मतलब ये सारे के सारे जो केमिकल्स हैं ये आपके खाने को डीकम्पोज करते हैं, क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को यूज करते हो, आप सेलुल वो आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, आप फैट खा रहे हो, है ना? तो ये अंदर जाके क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। तो वो सारा का सारा जो डीकम्पोज्ड फूड है अगर वो आपकी बॉडी के अंदर पड़ा रहेगा तो आप खुद सोचो आपकी बॉडी खराब नहीं हो जाएगी? यस सर। ये भी एक रीजन हो सकता है ना? ऐसा एक तो न्यूट्रिएंट्स का ना मिलना और बॉडी का खराब हो जाना, ये सारे के सारे डेथ हो जाएगी। और देखो रेस्पिरेशन, अगर रेस्पिरेशन है तो क्या आपका कंट्रोल है रेस्पिरेशन पे? नो सर। नहीं है। और अगर होता है। सांस नहीं आई, आपको रेस्पिरेशन नहीं हुआ तो भी आपकी डेथ हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? ये तो ये सारे के सारे वो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं जो इनवॉलेंटरी तो हैं, लेकिन अगर नहीं हुई तो आपकी डेथ होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब मुझे ऐसे बेटा बताओ, ऐसे बायोलॉजिकल रिएक्शंस जो इनवॉलेंटरी हैं, मतलब उन पर भी आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन अगर वो ना हो तो उससे आपकी डेथ नहीं होगी, ऐसे रिएक्शंस कौन से हमारी बॉडी के अंदर, या ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है वो बताइए, जो जरूरी है, जिन पे आपका कंट्रोल भी नहीं है, लेकिन अगर वो ना हो तो आपकी डेथ भी नहीं होगी? बताइए सर रेस्पिरेशन। बेटा, रेस्पिरेशन अगर नहीं होगा तो डेथ नहीं हो जाएगी? सर कैसी नहीं, बात कर रहे हो? इनवॉलेंटरी मतलब जो जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो रेस्पिरेशन पे भी हमारा कंट्रोल नहीं है, तो अगर सर नहीं है, अब वो लेकिन अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो डेथ नहीं हो जाएगी? हियरिंग पावर। हियरिंग पावर नहीं बेटा। सुनते हैं अगर मतलब। और कुछ? बहुत सिंपल है, अगर अभी मैं आपको बताऊंगा ना आपको कह रहे ये चीजें थी, बहुत सिंपल है और आप लोगों के साथ होती भी होंगी। बताओ, चलो मैं सर बताता हूँ। स्नीज। जी हाँ, स्नीजिंग, छींके आना, ठीक है? जब आप छींकते हो तो वो क्या है? आपको खुद आती है, सेल्फ होती है, इनवॉलेंटरी है, आपका कोई कंट्रोल नहीं है छींकने पे, है ना? लेकिन अगर आप ना छींको तो क्या आपकी डेथ हो जाएगी? ऑफ कोर्स नहीं। तो एक जो आपने पढ़ा उसका नाम क्या हो गया? स्नीजिंग हो गया, ठीक है? स्नीजिंग। अच्छा, स्नीजिंग के अलावा आपने सुना होगा स्नोरिंग, बहुत से लोग खराटे लेते हैं, यस सर। है ना? रात में देखा होगा खराटे लेते। खराटे आने का मतलब क्या होता है? जब आपको प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई आपके पास नहीं है। एक स्नोरिंग और एक यॉर्निंग। यॉर्निंग का मतलब उबासी लेना। यॉर्निंग क्या होती है? आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इवन पढ़े लिखे जो लोग हैं उनका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं, रिच फैमिली के भी होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के भी होते हैं, वो क्या करते हैं, जब वो उबासी ले रहे होते हैं तो लोगों को खराब ना लगे इसलिए वो अपने मुंह पे हाथ रख लेते हैं, है ना? ये चीज होती है, उनको लगता है कि ये चीज कहीं ना कहीं सोशली एक मैनर को शो करती है, ठीक है?
आप अगर किसी के सामने आप योनिंग कर रहे हैं, ऑफ कोर्स वो गलत चीज है, लेकिन जब भी आपको योनिंग आए आप कहीं हट के चले जाएं, थोड़ा सा असाइड हो जाएं, कहीं पे किसी के साथ ना रहें, तो ऐसी कंडीशन में आप अपने मुंह पे हाथ ना रखें। योनिंग आने का मतलब पता है क्या होता है? हमारी बॉडी में बेटा ऑक्सीजन हर टाइम पे चाहिए, लेकिन जब हमारे ब्रेन के पास ये सिग्नल जाता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो अपने आप ब्रेन सिग्नल देता है बॉडी को कि अब आप योनिंग करो। और योनिंग में हम बहुत बड़ा सा मुंह खोलते हैं, क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा एयर को इनहेल कर पाए अपनी बॉडी के अंदर। और जब योनिंग करेंगे तो वो क्या था? वो जरूरी था, बिकॉज ब्रेन ने बोला कि बॉडी में ऑक्सीजन कम है, तो आप योनिंग करो। अब आप क्या कर रहे हो? हाथ रख रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं उसको उसमें बैरियर क्रिएट कर रहे हो ना, तो गलत हुआ कि नहीं हुआ? तो इसीलिए योनिंग अच्छी चीज है, लेकिन मतलब योनिंग अच्छी चीज इन द सेंस कि वैसे तो अगर आपको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है तो अच्छी बात है, लेकिन वो लोग जो बंद कमरे में रहते हैं, है ना, जहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, तो वहां पे ऐसे जो लोग होते हैं उनके लिए ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वहां पे ऐसे लोगों को योनिंग बहुत ज्यादा होती है। और अगर योनिंग हो रही है तो कोशिश कीजिए एयर में आ जाइए, या फिर अपने मुंह पे हाथ मत रखिए। समझ में आ रहा है? तो योनिंग जो है ये भी कैसी है? इनवॉलंटरी है, खुद होती है, लेकिन क्या है, अगर नहीं करेंगे तो हमारी डेथ हो जाएगी? ऑफ नो कोर्स सर। वॉमिटिंग, वॉमिटिंग भी एक ऐसा प्रोसेस है बेटा जो कि क्या होता है? खुद होता है, लेकिन अगर हम वॉमिट ना करें तो क्या हमारी डेथ हो जाएगी? नहीं। तो ये सारे के सारे बायोलॉजिकल जो इनवॉलंटरी रिएक्शंस हैं वो ऐसे होते हैं जिनसे डेथ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे किन से होती है, किन से नहीं होती। बताइए। Yes, sir. Yes, sir. तो ये सारी की सारी जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस है उनमें से एक रिएक्शन डाइजेशन भी है, रेस्पिरेशन भी है, न्यूट्रिशन भी है, ये सारे के सारे, है ना। चलो, इसके अलावा क्या होता है बेटा? एक प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं एक्सक्रीशन का प्रोसेस। जी हाँ। तो अगर आपकी बॉडी में एक्सक्रीशन ना हो, भाई आप खाना खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, लेकिन आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा, तो फिर क्या होगा? खाना अंदर ही पड़ा रहेगा, उसके बाद प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको पता है वॉमिटिंग आने का एक बहुत बड़ा रीजन क्या है? आपका डाइजेशन खराब होना। अगर कई बार क्या होता है, देखो बेटा, सिंपल सी बात है, बायोलॉजी है तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स होंगे जो कि लोगों को लगता है कि अनसोशल है, लेकिन बात करना जरूरी है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है? बहुत सारे लोग जैसे रिप्रोडक्शन टॉपिक होता है उसमें कुछ अलग ही सोचने लगते हैं, लेकिन नहीं, अगर आपको प्रॉपर समझना है तो चीजों को डिस्कस करना जरूरी है आपके साथ। ठीक है? तो ये चीज समझें। तो जो एक्सक्रीशन है बेटा, अब देखो क्या हुआ, आपने खाना खाया, ठीक है, अगर खाना खाया तो निकलने के सिर्फ भगवान ने आपको दो आउटलेट्स दिए हैं। या तो अगर आप फ्रेश होंगे उस थ्रू, ठीक है, एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है, जब आप फ्रेश होने जाते हैं उसके थ्रू आप निकाल सकते हैं चीजों को, या फिर आप अपने टॉप से यानी कि आप अपने माउथ से निकाल सकते हैं। यही दो वॉल्व है हमारे पास। ठीक है? तीसरा हमारे पास कोई वॉल्व नहीं है जहां से हम अपने इन सब चीजों को निकाल पाए, जो वेस्ट है उसको निकाल पाए। मुंह से निकालोगे तो वेस्ट वॉमिटिंग के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है, और अगर आप सुबह फ्रेश होने जाते हैं तो फिर वो क्या होगा? वेस्ट आपका वहां से निकल जाएगा। तो यही दो ही चीजें हैं। ठीक है? अब हुआ क्या कि अब आप मान के चलो आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, आपको कॉन्स्टिपेशन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो अगर कॉन्स्टिपेशन है तो मतलब आप ये मान के चलिए आप फ्रेश सही से नहीं हो पा रहे। तो जब फ्रेश सही से नहीं हो पा रहे, लेकिन आपके स्टमक में, आपके एब्डोमिनल में क्या है? खाना पड़ा हुआ है, और वो खाना सड़ा हुआ है। सड़ा हुआ तो ऑफ कोर्स उससे बास आएगी, ठीक है, उससे क्या होगा? उससे बहुत गंदी गंदी स्मेल्स होंगी, बहुत सारी उसके अंदर चीजें होंगी। तो अब वो कहाँ से निकलेगी? जब नीचे वाला सिस्टम आपका ब्लॉक है तो ऑफ कोर्स ऊपर से निकलेगा। तो ऊपर से निकलेगा, इसीलिए आपको गैस चढ़ती है ना, आपको वॉमिटिंग का फीलिंग आती है, और फिर आप वॉमिट कर देते हो। समझ में आ रहा है? तो ये सब कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिसके थ्रू वॉमिटिंग होती है। तो इसीलिए अब आप देखो एक्सक्रीशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे। आ रहा है समझ में? और एक लास्ट आपको बता ही दिया मैंने, ये ग्रोथ वाला, तो ये ग्रोथ होती है। तो ये अगर सारे के सारे सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर अगर हो रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे कि हाँ भाई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये। क्लियर है? और अगर ये सब नहीं हो रहे हैं तो फिर गलत। अच्छा मुझे बताओ, क्या प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन होता होगा? ये सोचने वाली बात है। भाई यस सर। प्लांट्स Yes, में sir. डाइजेशन होगा, और देखो Yes, प्लांट्स में sir. रेस्पिरेशन होगा, पौधे सांस लेते हैं, जानते हो आप। पौधे Yes, sir. अपना खाना भी बनाते हैं, न्यूट्रिशंस भी बनाते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, अभी बताया मैंने आपको। अच्छा प्लांट डाइजेस्ट भी करेंगे, जब खाना होगा तो डाइजेस्ट होगा, डाइजेशन होगा तभी तो प्लांट पहले छोटा होता है, पौधा होता है, फिर बड़ा बड़ा धीरे होकर एक पेड़ बन जाता है। तो डाइजेशन भी हो ही रहा होगा, लेकिन एक्सक्रीशन कैसे? एक्सक्रीशन को कोई एग्जांपल बताओ मुझे कि प्लांट एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? सर ऑक्सीजन। नहीं, ऑक्सीजन तो बेटा ये इसका प्रोडक्ट है, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, एक सेंस में ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा ऑक्सीजन रिलीज करता है ना। नहीं। देखो, आपने सुना है कुछ पेड़ पौधे होते हैं जो लेटेक्स को निकालते हैं, गोंद को निकालते हैं, व्हाइट कलर का। यस सर। तो वो लेटेक्स क्या है? वो प्लांट्स का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। समझ में आया?
तो लेटेक्स जो गोंद होती है, गोंद का एक पेड़ भी होता है, आपने देखा होगा। और आपने देखा होगा कई सारे जो प्लांट्स होते हैं उनके अगर आप पत्ते को तोड़ो तो व्हाइट व्हाइट दिखता है आपको। तो व्हाइट व्हाइट क्या है? दैट इज नथिंग बट लेटेक्स ओनली। ठीक है, चिपचिपा सा एक मटेरियल होता है वो, है ना, लिक्विड होता है, तो लेटेक्स है। तो प्लांट्स भी बेटा सेक्रेट आउट करती हैं और वो लेटेक्स की फॉर्म में करते हैं। क्लियर हो गया? गोंद जिसको बोलते हैं। चलिए, तो यस यहाँ से सर। हमने ये बातें सारी सीख ली कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। रब कर दें इनको। यस सर। चलो, बहुत बढ़िया। अब बेटा थोड़ा सा सेल के बारे में बात करेंगे कि जो बायोलॉजी है, ठीक है, मतलब सॉरी, बायोलॉजी के बारे में थोड़ी सी एक दो बातें और करेंगे कि जो बायोलॉजी है, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहते हैं? हु इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी? बताओ, ये सब आप पढ़ के आए हो। और अगर हम बात करें तो बायोलॉजी के भी दो पर्टिकुलर ब्रांचेस होती है। वैसे देखो जाए तो बायो जो है वो लगभग बायो के 55 से प्लस ब्रांचेस हैं। आपने सुना होगा कि कोई जो पर्सन है वो सेल बायोलॉजी में पीएचडी कर रहा है, ठीक है, या फिर वो साइटोलॉजी में एमएससी कर रहा है, ठीक है, या फिर वो माइक्रोबायोलॉजी में एमएससी कर रहा है। तो ये सब जो है वो क्या है? ये सब बायो के सब ब्रांचेस होती है। समझ में आ रहा है? तो ये लगभग आप मान के चलो 55 प्लस एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन जो मेजर ब्रांचेस हैं वो सिर्फ दो ब्रांचेस होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है उसको हम कहते हैं क्या? जूलॉजी, जो कि आपको पढ़ना है, और दूसरी क्या होती है? दैट इज बॉटनी। ठीक है, दूसरी क्या है? बॉटनी। तो बॉटनी हो गई। जूलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ एनिमल्स, जू, ये जू वर्ड किसके लिए यूज करेंगे? एनिमल्स के लिए, और लॉजी वर्ड यूज होगा स्टडी के लिए। तो जो स्टडी ऑफ एनिमल्स है बेटा, स्टडी ऑफ एनिमल्स, उनको क्या बोलेंगे हम? जूलॉजी। जी हाँ। बेटा थोड़ा मैं माउस से लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा समझो। सर के पास प्रॉपर पेन टैब है, तो सर जो मैथ्स वाले सर हैं आपके वो पेन टैब से लिखते हैं, लेकिन मैं माउस से लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ी राइटिंग वैसी आ रही है। और बॉटनी बेटा, बॉटनी, बॉटनी का मतलब प्लांट्स। ठीक है, तो जो प्लांट्स की स्टडी है, स्टडी ऑफ प्लांट्स, वो किसमें आ जाएगा? बॉटनी में। अब देखो यहाँ से 3 क्वेश्चन बेटा बनते हैं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत जरूरी है। ये कोई ना कोई आपसे पूछेगा, और कल को जब आप 12th कर लोगे तो आपको कंपटीशन में भी बैठना है। ठीक है, भले आप डॉक्टरी के लिए जाएं, भले आप इंजीनियरिंग के लिए जाएं, और वहां पर आपको ये एग्जाम्स में क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इसलिए बहुत जरूरी है। चलो, अगर मैं आपसे पूछूं कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, बताइए। जूलॉजी के फादर कौन है और बॉटनी के फादर कौन है? ये 2 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन ऊपर था कि बायोलॉजी के फादर कौन है। 3 क्वेश्चन हो गए, 3 फादर। सर जो बायो का होगा वो दोनों का भी होगा शायद। नहीं, जो बायो का है, बायो का एरिस्टोटल। बायो के, सर यस। चलो देखो समझते हैं। अगर हम बात करें बेटा कि किसकी स्टडी ऑफ एनिमल्स की, तो आप जानते हो एनिमल्स की स्टडी हम किस में करेंगे? जूलॉजी में करेंगे। तो फादर जो होते हैं इसके, क्या नाम है, जूलॉजी के, तो उनका नाम पता है क्या है? गेस कर सकते हो? उनका नाम है थियोफ्रेस्टेटस। ठीक है, थियो, PHRASTIS, थियोफ्रेस्टेटस। ठीक है, याद रखो। तो थियोफ्रेस्टेटस को बोला जाता है फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, थियो, THEO PHRASTIS, थियोफ्रेस्टेटस। ठीक है, और अगर बात करें इनकी फादर ऑफ बॉटनी, तो बॉटनी के कौन है? अरे एक मिनट, सॉरी, उल्टा हो गया। रुको, ये नहीं, थियोफ्रेस्टेटस तो बॉटनी के हैं। जस्ट अ मिनट, इसके एरिस्टोटल हैं। मुझे लगा कि मैं बॉटनी में लिख रहा हूँ, दिमाग में बॉटनी चल रहा था, लिख दिया जूलॉजी में। जूलॉजी के होते हैं बेटा एरिस्टोटल, सॉरी एरिस्टोटल। ठीक है, अरस्तु जिसको बोलते हैं। आपने सुना सिकंदर एक बहुत बड़ा रूलर हुआ हिस्ट्री में, है ना? सोक्रेटिस। यस सर, अलेक्जेंडर नाम था उसका। हाँ, अलेक्जेंडर ही बोलते हैं, और सोक्रेटिस वगैरह। तो ये एक पूरा चलता है, एक चेन चलती है। तो एरिस्टोटल जो था वो अलेक्जेंडर के कौन थे? गुरु थे। जो सिकंदर थे ना, सिकंदर जिसने बहुत जगह पे शासन करा, राज करा, तो उसके गुरु हैं ये एरिस्टोटल, याद रखो। ठीक है, और फादर किसके थे बॉटनी के? थियोफ्रेस्टेटस। ठीक है, ये ध्यान रखो, थोड़ा सा गलत हो गया था वहां पे, मुझे दिमाग में ना बॉटनी चल रही थी। तो थियोफ्रेस्टेटस, ठीक है, याद रहेगा। अब बात आती है कि इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि इनको हमने फादर बना दिया जूलॉजी का, और इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि इनको बॉटनी का फादर बना दिया। तो दोनों चीजें जाननी जरूरी है। तो देखिए, एक बुक है, उसका नाम है द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। ठीक है, और एक है द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। मैं लिख रहा हूं, देखो, द हिस्टोरिया, TORIA, द हिस्टोरिया
ऑफ एनिमेलिया, क्योंकि हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमेलिया हो जाएगा, ठीक है, एनिमेलिया। और यहाँ पे अगर बात करें तो द हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरम, PLANTATERUM, प्लांटेरम, ठीक है। तो द हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरम ये एक बुक है जो कि लिखी थियोफ्रस्टेटस ने, और द हिस्ट्री ऑफ एनिमेलिया ये एक बुक है जो लिखी एरिस्टोटल ने। ये दोनों बुक्स के नाम है। अब ये बुक में ऐसा क्या कर दिया कि इनको फादर बोल दिया। तो देखो बहुत बहुत बड़ी चीजें हैं। एक्चुअली क्या करा इन्होंने, एरिस्टोटल ने 500 डिफरेंट जो एनिमल्स थे, ठीक है, उनके किंगडम को डिफाइन करा, ठीक है, उनके एनिमेलिया को डिफाइन करा, उनके फाइलम को डिफाइन करा। तो ये सारे के सारा जो काम था वो एक बंदे ने करा, इसीलिए हमने क्या बोल दिया कि ये फादर है किसके, बोलिए, एनिमल्स के जूलॉजी, जूलॉजी के, ठीक है। और इन्होंने भी ऐसा क्या करा कि 500 जो डिफरेंट प्लांट्स थे, ठीक है, उनका पूरा इन्होंने जो उनकी फिजियोलॉजी है उसका स्ट्रक्चर करा, ठीक है, किसमें स्टेम होता है, किसमें रूट्स होती हैं, किसमें फ्रूट्स होते हैं, किसमें जो है फर्टिलाइजेशन हो रहा है, किसमें स्पोर्स हैं, बहुत सारी चीजें इन्होंने क्या करी, डिसाइड करी या डिफाइन करी, इन्होंने रिसर्च करा उसके ऊपर, तो प्लांट्स के ऊपर, क्योंकि इन्होंने रिसर्च करी और वो भी 500 डिफरेंट प्लांट्स, इसीलिए इनको क्या बोल देते हैं, फादर बोल देते हैं किसका, बॉटनी का। बॉटनी क्लियर हुआ कि फादर क्यों बोल रहे हैं। यस सर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, एनिमल्स पे स्टडी करना ज्यादा कठिन था कि प्लांट्स के ऊपर स्टडी करना? सर एनिमल्स पे। एनिमल्स पे भाई, एनिमल्स क्या हैं, वो आपको आगे क्या कर सकते हैं, आपके अगेंस्ट कुछ भी कर सकते हैं। मान लो उनके खतरा हुआ आपसे तो आपको वो हार्म पहुंचा सकते हैं, लेकिन प्लांट है, प्लांट थोड़ी आपको कोई हार्म पहुंचा देगा, है ना। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो स्टडी ऑफ एनिमल्स जो थी वो कठिन थी, इसीलिए बायो का फादर भी किसे बोल देते हैं, एरिस्टोटल को बोल देते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो एरिस्टोटल को ही बोला जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। समझ में आया यस कि सर। फादर ये सब चीजें क्या थी? क्लियर हुआ सभी यस बच्चों? सर। ओके, चलिए तो अब इसको रब करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट तो नहीं बेटा यहाँ तक? नो सर। तो अब फाइनली अब हम कुछ चीजों को समझेंगे और वो देखिए कि वो क्या क्या है। अगर हम बात करें, हमारा जो टॉपिक है जो कि फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ की जो हम बात करें, जब हम सेल की बात करते हैं तो हमें सेल को ही पढ़ना है, तो हम बेसिकली अपने टॉपिक पे आ रहे हैं पूरी तरह से। देखो क्या होता है बेटा कि कई सारी जो सेल्स होती हैं, ठीक है, वो मिलकर क्या बनाती हैं पता है आपको? कई सारी जब सेल्स मिल जाएंगी तो क्या बन जाएंगी? टिश्यू। वो टिश्यूज बन जाएंगे। जी हाँ, वो टिश्यूज बन जाएंगे। और जब कई सारे टिश्यूज होंगे, हालांकि सेल्स जो होती हैं वो कैसे, कई सारी सेल कैसे होती हैं, जैसे मान के चलो एक कोई पर्टिकुलर सेल है, तो जब एक पर्टिकुलर सेल है तो कुछ टाइम के बाद उस सेल में एक सेल्फ डिवीजन होता है जिसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन, ठीक है। और ये सेल डिवीजन के दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है मियोसिस, एक होता है माइटोसिस, ठीक है। जी हाँ, तो अब वो क्या होते हैं वो हम प्रॉपर पढ़ेंगे, मियोसिस माइटोसिस ये सब क्या होते हैं, ठीक है ना। ये सेल अपने आप को डिवाइड कर लेगी, एक सेल दो सेल में टूटेगी, फिर वो सेल आगे और टूटेगी, तो इस तरह से ये डिवीजन होता रहता है और कई सारी सेल्स बन जाती हैं। और जब कई सारी सेल्स बन जाती हैं तो क्या बना देते हैं, टिश्यूज बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि कई सारे जब टिश्यूज होते हैं बेटा वो भी ब्रेक डाउन होते हैं, टिश्यूज भी ब्रेक बॉडी होते हैं, पार्ट्स और वो क्या बनाते हैं, बॉडी पार्ट्स। वो बनाते हैं ऑर्गन्स, ठीक है। वो कई सारे ऑर्गन्स को बनाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से सुनिए, अगर हम बात करें हमारे नर्वस सिस्टम की, हमारे ब्रेन की, तो ब्रेन में कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिनको बोला जाता है ब्रेन सेल्स, और उनका एक्चुअली में नाम क्या है, न्यूरॉन्स, ठीक है। नर्व सेल्स या फिर उनको न्यूरॉन्स कहते हैं, नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स कहते हैं। अब जब ये न्यूरॉन्स हैं जिनको हम ब्रेन सेल्स कह रहे हैं, ये आगे ब्रेक डाउन होके नर्वस टिश्यूज को बनाएंगे, ठीक है, नर्वस टिश्यूज को बनाएंगे। आगे चल के मैं आपको सब पढ़ाऊंगा, ठीक है। न्यूरॉन का एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस तरह का पूरा एक बड़ा न्यूरॉन बना होता है, ठीक है। वो पूरा हम पढ़ेंगे, एक्सॉन वगैरह क्या होते हैं, है ना, सारी चीजें होती है न्यूरॉन्स में, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। इस तरह की यहाँ पे डेंड्राइट्स वगैरह भी होते हैं न्यूरॉन्स के अंदर। खैर, टिश्यूज हो गए। अब कई सारे टिश्यूज मिलके क्या बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन्स। तो कई सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनेंगे, बॉडी। ऑर्गन सिस्टम बनेगा। क्या बनेगा बेटा, बॉडी। ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ये चीज ध्यान रखो। अब ये ऑर्गन सिस्टम क्या है, बोलिए, नहीं पता? द ह्यूमन बॉडी एग्जांपल। नहीं,
जी नहीं, वो कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनती है, ह्यूमन बॉडी बनती है। अब यही चीज मुझे पता था कि तुम लोग को यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि ये ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में डिफरेंस क्या है। तो अब जरा ध्यान से समझो कि बेटा डिफरेंस क्या है। मैं यहाँ पे ये सब चीजें हटा रहा हूँ, ठीक है। ये मियोसिस, माइटोसिस, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सब बाद में देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है, डोंट वरी। अब आप यहाँ पे समझो एक चीज को कि देखो बेटा, नर्व सेल्स थी, क्या थी, नर्व सेल्स। तो जब नर्व सेल्स कई सारी मिली तो उसने क्या बनाया, नर्वस टिश्यूज को बनाया, है ना, नर्वस टिश्यूज बने। जब कई सारे नर्वस टिश्यूज हो गए तो बेटा ऑर्गन्स बने। अब ऑर्गन्स का मतलब क्या है, ब्रेन। ब्रेन एक ऑर्गन है, ब्रेन क्या है बेटा, एक ऑर्गन है। लेकिन सिर्फ ब्रेन को पढ़ लेने का मतलब ये नहीं है कि आपने पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम पढ़ लिया, नहीं। ब्रेन में अब ब्रेन के कई सारे पार्ट्स हैं। 4 parts sir. हाँ, अब ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, 4. 3 पार्ट्स होते हैं। एक फिर होता है 3 मिड होते हैं। ब्रेन, एक होता है फोर ब्रेन और एक होता है मिड ब्रेन, ठीक है। ये 3 होते हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा, प्रोन्स, वालिस, सेरिब्रम, सेरिबेलम, ठीक है। बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, हम आगे चल के बात करेंगे कि वो क्या क्या होते हैं। तो अब ये जो ब्रेन है, ब्रेन प्लस एक और होती है, उसको बोलते हैं बेटा स्पाइनल कॉर्ड। ये जो आपका पीछे बैकबोन के बगल से जो जा रही है उसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। हिंदी में कहें तो मेरुदंड या फिर रीढ़ की हड्डी के बगल वाला जो पूरा सेक्शन है वो स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। तो जब आप स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, और ब्रेन, इन दोनों को मिला देते हो तो मिलाने के बाद पता है क्या बनता है, वो दैट इज नोन एज नर्वस सिस्टम, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। तो आप देखो, ऑर्गन सिर्फ ब्रेन था, ऑर्गन सिर्फ ब्रेन था। जैसे अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, लंग्स अलग हो गए, है ना, आपके जो ये जो ब्रोंकलीज होते हैं वो अलग हो गए, है ना। तो ये सारा का सारा आपके ऑर्गन्स है जो आप डिफरेंट डिफरेंट पढ़ोगे। लेकिन ये सारे के सारे ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम को बनाएंगे, वो होता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर नर्वस सिस्टम। आप समझ में आया कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ऑर्गन्स पे जब तक हो तो वो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जैसे ब्रेन है, लिवर है, लंग्स है, किडनी है, ये सब क्या हो गए, ये सब आपके ऑर्गन्स हो गए। लेकिन वहीं पे जब आप बात करोगे सिस्टम की, तो मतलब उन पूरे ऑर्गन्स की जो सिस्टम में आते हैं उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, हर एक की स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। वो हो गया नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम जब आप देख लोगे, ऐसे कई सारे जब सिस्टम मिल जाएंगे, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, आपका ये जो कार्डियोलॉजी सिस्टम हो गया आपका, ठीक है, आपका स्केलेटन सिस्टम हो गया, ये सब मिलके आपके फाइनली क्या बना देंगे, ह्यूमन ह्यूमन बॉडी कहना ठीक है, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी नहीं, बॉडी कह लीजिए। अगर हम, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे थे किसकी, ह्यूमंस की, तो इसलिए हमने ह्यूमन बॉडी लिख दिया। अब प्लांट है तो प्लांट बॉडी हो जाएगी, है ना भाई। प्लांट्स में भी तो सारी चीजें होंगी, यस सर। बस वो अलग बात है कि उनमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। हम प्लांट मॉर्फोलॉजी इतनी नहीं पढ़ते हैं जितनी हम जूलॉजी में ह्यूमन मॉर्फोलॉजी की स्टडी करते हैं, ठीक है। अब करें, यस सर। चलो Yes sir. अब जब आपने ये चीज पढ़ ली है तो थोड़ा सा बात करते हैं कि सेल ने एक्चुअली में करा क्या। देखो, सेल को बोला जाता है, पता है क्या, smallest बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये आपका क्वेश्चन, वो टॉपिक का नाम भी है ना, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों बोला हमने, इसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला। अब यहीं से आपका टॉपिक शुरू होता है फाइनली। व्हाई सेल इज नोन एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की बेसिक यूनिट सेल क्यों कही जाती है, बताइए। because most of the function of our body is made and performed by the cells. अच्छा, Sir, and our body is also made up of cells, so they are also termed as building blocks of cell, structural unit of life. बेटा सेल का दूसरा नाम, Structural fundamental unit of life. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या बॉडी, ठीक है। ये दो नाम होते हैं सेल के, ये ध्यान रखिए। एक बोला जाता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और दूसरा बोला जाता है बेटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब आप मुझे सबसे पहले एक ये बात बताओ कि इसको कैसे हम डिफाइन करें और इसको कैसे डिफाइन करें। तो ध्यान से देखो बेटा, अगर हम बात करें तो अगर ह्यूमन बॉडी बनी है, अब क्योंकि बायोलॉजी में हम सेल की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ अब बॉडी वाला अपना ह्यूमंस की बात करेंगे, ठीक है। तो मैं जगह जगह पे ह्यूमन बॉडी की ही बात करूंगा, ठीक है ना, अनलेस एंड अनटिल हम प्लांट्स को अलग से ना देख रहे हैं। तो जब हम बॉडी की बात करेंगे तो बेटा बॉडी किससे बनी थी, ऑर्गन सिस्टम से बनी थी। ऑर्गन सिस्टम किससे बने थे, ऑर्गन से बने थे। Organ. ऑर्गन किससे बने थे, टिश्यूज से बने थे। और टिश्यूज किससे बने थे, सेल से बने थे। Cells. तो अल्टीमेटली जो आपकी लाइफ है वो आपको कहाँ से मिली है, बेसिक यूनिट क्या है उसकी,
सेल से। तो इसीलिए क्योंकि सेल से ही सब कुछ शुरू होता है, इसीलिए बोला जाता है कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। जब बेटा रिप्रोडक्शन होता है, जब मदर कंसीव कर लेती हैं, ठीक है, जब माँ कंसीव कर लेती है, तो जब मदर के यूट्रस में, ठीक है, जब एग आता है, तो एग और क्या है? एग और कुछ नहीं है बल्कि एग एक सेल है। इसीलिए मुझे एक बात बताओ, एग को वेजिटेरियन बोलते हैं कि नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं? मेडिकल लैंग्वेज में एग वेजिटेरियन है या फिर नॉन वेज है? वेजिटेरियन। सर नॉन वेजिटेरियन। जो खाता है वो बोलेगा नॉन वेजिटेरियन, जो नहीं खाता वो नहीं, जो खाता है वो वेज बोलेगा, जो नहीं खाता वो नॉन वेज बोलेगा। यस सर। है ना, ऐसा ही होता है। तो क्या है बताओ, क्या कहते हो आप लोग? सर नॉन वेज, मैंने तो नॉन वेज। सर नॉन वेज ही है। याद रखिएगा बेटा, एग क्या होता है? नॉन वेज। वेज होता है, नॉन वेज नहीं होता है। ठीक है, प्लीज इस बात को ध्यान रखो, एग इज वेजिटेरियन। एग जो है वो वेजिटेरियन में आता है। जी हाँ, अब आप समझो ऐसा क्यों हुआ। साइंस कहती है कि एग वेजिटेरियन है, ठीक है। अब क्यों वेजिटेरियन है, ध्यान से सुनो। जब आप नॉनवेज खाते हो, आप में से कौन कौन नॉनवेज खाता है? शाबाश पाजी। सर मैं खाता हूँ। मुझे पता है। और कौन खाता है? शाबाश, नाम बताओ। दिव्या अरोड़ा भी खाती हैं? नहीं, अरे पंजाबियों की नहीं खाते? मोक्षा गांधी जी, आप भी? मोक्षा तो पक्का खाती होंगी। नहीं खाती है? देखो मोक्षा ने तो थम्स अप किया। चलो कोई नहीं। वैसे पता है क्या, मैं भी पंजाबी हूँ, तो मेरे कई सारे दोस्त हैं, वो मेरे को ये कहते हैं, यार तू कैसा पंजाबी है ना, पंजाबियों की नॉनवेज नहीं खाता, वरना तो पंजाबियों की तो शान है नॉनवेज, है ना। तो वो सब चीजें, बट ऐसा नहीं। देखो दिव्या भी नहीं खाती हैं। वो क्या है ना कि मुझे बचपन से मुंह नहीं लगाया गया, मतलब नहीं, स्टार्टिंग से वो टेस्ट है, तो इसलिए नहीं होता वो। अब आज खाने का मन भी नहीं करता, है ना, वो सब चीजें। इवन मेरे फादर तो यार प्याज लहसुन भी नहीं खाते। हमारे घर में जब सब्जियां बनती है तो दो बनती हैं, एक प्याज वाली, लहसुन वाली, और एक बिना प्याज वाली, पापा के लिए। तो खैर अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी चीजें हैं, तो समझिए। जब हम बात करते हैं नॉनवेज की, तो याद रखो, जब आप नॉनवेज खाते हो तो बेटा आप पता है क्या खाते हो? आप बोन मैरो खाते हो। बोन मैरो। आप ऑर्गन्स खाते हो, ठीक है, जैसे लेग पीस खाते हो, वो क्या है? वो ऑर्गन है, वो आप ऑर्गन खाते हो। अब ये बोन मैरो क्या है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपकी बॉडी के अंदर कई सारी सेल्स होती हैं, आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लेटलेट्स हैं, ये सब कॉर्पसल्स जो होती हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर हैं। और ये आपकी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ये सब कहाँ बनती हैं? ये आपके बोन मैरो में बनती हैं। बोन मैरो क्या होता है? जैसे देखो ये हड्डी है, बड़े चाव से आप लोग हड्डियों को खाते हो जो नॉनवेज खाएंगे। तो ये जो हड्डी होती है, हड्डी के बीच में बेटा एक यहाँ पर ना एक बहुत ही सेमी लिक्विड फॉर्म भरा होता है। ये कह लो सेमी लिक्विड एक मटेरियल भरा होता है यहाँ पे। और आपने देखा होगा कई लोग हड्डी को चूस चूस के खाते हैं, उसमें से निकाल निकाल के खाते हैं। यस सर। क्या खाते हैं वो पता है? वो बोन मैरो खाते हैं। उनको लगता है कि मसाला वसाला वो खा रहे हैं, नहीं, उनको खुद नॉलेज भी नहीं होती वो क्या खा रहे हैं। लेकिन जब हड्डी के अंदर वो निकाल निकाल के खरोच खरोच के खाते हैं, दैट इज नथिंग बट बोन मैरो। वो बोन मैरो के अंदर ही मसाला वसाला भी होता है। तो मतलब आपने पूरा फ्लैश तो खाया हड्डी का, मांस तो खाया ही ऊपर का, लेकिन जो अंदर का मटेरियल खाते हो वो बोन मैरो खाते हो आप। और ये बोन मैरो वही होती है जिसके अंदर सेल्स होती हैं, आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, यहाँ पे इनका डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। यहाँ पे बनती हैं और जाके स्प्लीन में डेथ हो जाती है। स्प्लीन भी हमारी बॉडी का एक पार्ट होता है जिसमें जाके आरबीसीज की डेथ हो जाती है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, आगे चल के पढ़ेंगे उसको। तो देखो क्या हुआ, मैंने अभी आपको एक बात बताई कि एग क्या है। आवाज कहाँ से आ रही है? सर किसी की आवाज आ रही है। सर अरमान के माइक से आ रही है शायद। सलमान बेटा आप यहाँ से हैं? सर नहीं, मेरे साइड से नहीं है। म्यूट करो ना सारे, रिवर म्यूट। गंदे बच्चे, म्यूट करो। चलो देखो, तो हमने बात करी कि एग क्या था। एग ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, टिश्यू है या सेल है? सर एग सेल है। जब एक एग सेल है तो वो ऑर्गन तो बनी नहीं, वो टिश्यू तो बना ही नहीं, वो ऑर्गन तो बना ही नहीं। और नॉनवेज में आप क्या खाते हो? आप ऑर्गन्स खाते हो, समझ में आ रहा है? तो जब आप एग खा रहे हो तो एग तो सेल है ना, तो सेल बताओ वेजिटेरियन हुआ कि नॉन वेजिटेरियन हुआ? सर वेजिटेरियन। तो इसलिए एग आता है वेजिटेरियन के अंदर, समझ में आ रहा है? एग सिर्फ वेजिटेरियन। तो याद रखें आज के बाद कि एग एक वेजिटेरियन है, क्लियर? क्योंकि नॉनवेज में आप ऑर्गन्स खाते सर। क्या बेटा? तब भी लोग नहीं खाते। तब भी लोग नहीं खाते। नहीं खाना चाहिए। एग इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, अगर आप खाते हो तो अच्छी बात है। इवन जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, ठीक है, उनको तो बहुत जरूरी होता है न्यूट्रिशंस के लिए, प्रोटीन्स बहुत जरूरी है हमारी बॉडी में, है ना, क्योंकि बेबी की मसल्स की ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। इवन अगर हम बात करें तो प्रोटीन जो है, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको लगभग 60 to 75 ग्राम्स खाना जरूरी है, वो भी पर डे, प्रेग्नेंट लेडीज को, क्योंकि वो अपने लिए तो खा ही रही हैं, प्लस एक नन्ही सी जान उनके अंदर पल रही है,
उनको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, तो उसके लिए खाना जरूरी होता है। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलो, ये तो क्लियर हुआ ना कि बेसिक यूनिट ऑफ क्यों होती है, क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी उसी से बन के बनी है। यस सर। अच्छा, अब स्ट्रक्चरल भी बेटा वही है। अब एक अगर ये मान के चलो जैसे ये यश है, ये यश की बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये इस तरह से ये यश है। तो अगर ये यश है तो यश की पूरी बॉडी कैसे बनी? सेल से बनी। तो अगर ये स्ट्रक्चर अगर यश को मिला है तो ये स्ट्रक्चर यश को कैसे मिला? सेल के थ्रू मिला, ठीक है ना। तो सेल ही ये पूरी बॉडी का एक स्ट्रक्चर बना रही है, तो एक स्ट्रक्चरल यूनिट भी हो गई। और फंक्शनल कैसे हुई? फंक्शनल ऐसे हुई कि बेटा जो आपकी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो अपना अपना काम करेंगे। जैसे अगर हमारे बॉडी में हार्ट है, तो हार्ट किससे मिलके बना है? जो कार्डियक सेल्स हैं, है ना। हार्ट के लिए वर्ड यूज करते हैं कार्डियो। तो कार्डियक जो सेल्स हैं आपकी, वो आपके हार्ट का फंक्शन करेंगी। जो आपकी नर्व सेल्स हैं वो आपके नर्वस सिस्टम के अंदर आपके ब्रेन के लिए काम करेंगी। आपका जो लिवर है, लिवर की जो सेल्स होंगी वो आपके लिवर के लिए काम करेंगी। आपके जो नेफ्रॉन्स हैं, नेफ्रॉन्स का मतलब जो किडनी की सेल्स हैं आपकी, वो आपकी किडनी के लिए काम करेंगी। तो हर एक ऑर्गन की जो सेल्स हैं वो अपना अपना काम करती हैं, फंक्शन करती हैं। तो अगर मैं कहूं कि मेरा हार्ट वर्क कर रहा है, तो हार्ट वर्क करने का मतलब हार्ट की सेल्स वर्क कर रही है। आपकी आईज, अगर आप आईज से देख रहे हो तो आपकी आईज के अंदर जो आपकी सेल्स हैं वो काम कर रही हैं। समझ में आ रहा है? तो जब सेल्स काम कर रही हैं तो सेल्स ही तो फंक्शन कर रही हैं। सेल्स के अंदर ही तो होता है सब कुछ। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, बॉडी, राइबोसोम्स, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियस, सब कुछ तो सेल्स के अंदर है। तो सेल्स ही तो काम करेंगी बेटा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर हुआ सेल्स को? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। चलो, उम्मीद करता हूँ Yes, चीजें क्लियर sir. हो रही हैं आपको। मैं आपको 5 स्टडी पढ़ाता हूँ, वो 5 स्टडी याद रखिए, क्योंकि आपको आगे चल के टॉपिक में ये पढ़नी भी पड़ेंगी। तो देखिए, जल्दी से मुझे बताइए, स्टडी ऑफ सेल्स क्या होता है? अगर हम सेल्स की बात कर रहे हैं तो स्टडी ऑफ सेल्स को क्या बोलेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय स्टडी ऑफ सेल्स? शाबाश, सेल्स की स्टडी को क्या बोलते हैं बेटा? बताओ। देखो, एक बात तो पक्की बात है, स्टडी है तो एक रूट वर्ड लगेगा लॉजी, है ना। लेकिन अब सेल्स के लिए कौन सा रूट वर्ड होता है बायो में? तो साइटो। तो क्या याद रखेंगे? साइटोलॉजी। तो बेटा साइटोलॉजी जो है, दिस इज व्हाट? दिस इज द स्टडी ऑफ CYTO, साइटो, CYTO, LOGY, लॉजी। तो साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल्स। ऐसे ही बेटा सेल्स के बाद हमने क्या पढ़ा? टिश्यूज को पढ़ा। तो स्टडी ऑफ टिश्यूज क्या होगा? बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय स्टडी ऑफ टिश्यूज? लॉजी तो होगा। हिस्टोलॉजी। टिश्यूज के लिए एक वर्ड यूज करते हैं बायो में, हिस्टो। तो हिस्टोलॉजी आज के बाद कभी भी सुनेंगे तो वो क्या होगा? वो स्टडी ऑफ टिश्यूज होगा। किसी के अगल बगल अलमान आप ही का है बेटा। चलो कोई बात नहीं, सर पहले भी इधर से ही आ रही थी। हाँ कोई बात नहीं। चलो, तो स्टडी ऑफ टिश्यूज क्या होंगे बेटा? हिस्टोलॉजी। क्लियर है? यस सर। आपने सुना होगा बेटा स्टडी ऑफ स्किन। स्किन की जो स्टडी होती है, स्किन के जो डॉक्टर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं पता आपको? अगर कभी आपकी फैमिली में गए हो कोई, या आप गए हो कभी स्किन के स्पेशलिस्ट के पास, तो क्या बोलते हैं उसको? स्टडी ऑफ स्किन, डर्मेटोलॉजी। ठीक है, क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी, DERMATO, डर्मेटोलॉजी। मैं आपको 5-6 स्टडी लिखवा रहा हूँ जो जरूरी है आपके लिए। डर्मेटोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ स्किन क्या हो गया? डर्मेटोलॉजी। 3 याद हो गई बेटा। स्टडी ऑफ हार्ट बताओ, हार्ट की स्टडी। स्टडी ऑफ हार्ट, कभी मैं आपको हार्ट पूरा पढ़ाऊंगा, हालांकि आपके अभी इसमें सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि सर आपका स्टडी हार्ट ऑफ काम कैसे स्किन, करता है। स्टडी ऑफ स्किन में DE क्या है? RMATO, डर्मेटो, DERMATO, डर्मेटोलॉजी। ठीक है, और जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको डर्मेटोलॉजिस्ट्स कहा जाता है। ऐसे जो हिस्टोलॉजिस्ट्स हैं वो आपके टिश्यू के डॉक्टर्स हो गए। ठीक है, ये सारे के सारे आप ध्यान रखें। स्टडी ऑफ हार्ट क्या होती है बेटा? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी जो है CARDIO, कार्डियोलॉजी। और उसी के जो स्पेशलिस्ट हैं उनको क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, याद रखें, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजी स्टडी हो गई। रब करें इतना, यश को बिगाड़ दें। यस सर। यस सर। तो चलो मुझे बताओ, स्टडी ऑफ किडनी। किडनी का नाम सुना है? 2 राजमा लगे हैं आपकी बॉडी के अंदर, जो राजमा आप खाते हो, 2 बड़े बड़े राजमा लगे हैं आपकी बॉडी में। तो स्टडी ऑफ किडनी को क्या बोलते हैं? किडनी का काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करना। ठीक है, जो भी इम्प्योरिटीज ब्लड के अंदर है उनको फिल्टर करना, दैट इज द वर्क ऑफ किडनी। क्या कहते हैं? फिल्टोलॉजी।
नेफ्रोलॉजी, कुछ भी। सर मैंने सोचा था। हाँ भाई ऐसे मत सोच। अच्छा एक बात बता, स्टडी ऑफ हेयर्स क्या होगा फिर? स्टडी ऑफ हेयर्स हेयरोलॉजी है ना, बालों की स्टडी, हेयर्स की स्टडी। जैसे आपने देखा होगा कई सारे लोगों के बाल चले जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो थेरेपी करवाते हैं, है ना, हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, ठीक है। तो जो डॉक्टर करता है उनका नाम क्या होगा? स्टडी ऑफ हेयर्स को क्या बोलेंगे हम? क्या कहते हैं सर स्टडी ऑफ हेयर्स को? ट्रिकोलॉजी, TRICHNO, ट्रिक्नोलॉजी। तो ट्रिक्नोलॉजी जो होती है बेटा स्टडी ऑफ हेयर्स होती है, और जो डॉक्टर्स होते हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं उनको बोला जाता है ट्रिक्नोलॉजिस्ट, ठीक है। ट्रिक्नोलॉजिस्ट याद रखिए, TRICHNOLOGY, टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो स्टडी ऑफ किडनी की क्या थी बेटा? नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी क्यों? क्योंकि जो नेफ्रॉन्स हैं, जैसे ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उनका नाम है न्यूरॉन्स, तो स्टडी क्या होती है? न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी बोलते हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं उनको न्यूरोलॉजिस्ट्स बोलते हैं, जो ब्रेन के डॉक्टर हैं, है ना, जो स्पाइनल कॉर्ड के डॉक्टर हैं उनको बोला जाता है न्यूरोलॉजिस्ट्स या न्यूरोलॉजी ब्रांच हो गई। और जो ये नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं वो किडनी के डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, याद रखो। एक और पढ़ लो लास्ट, स्टडी ऑफ लंग्स पढ़ लो, एक और जरूरी है, स्टडी ऑफ लंग्स। बायो में एक रूट वर्ड होता है पल्मोनोलॉजी, स्टडी ऑफ लंग्स, LUNGS, लंग्स की स्टडी, आपके फेफड़ों की स्टडी। फेफड़े आपके कितने हैं, 2 या 4? सर 2। सर 2। तो 2 हैं, याद रखना। तो स्टडी ऑफ जो लंग्स होता है बेटा उसको क्या बोल देंगे हम? PULMUNOLOGY। तो पुल्मोनोलॉजी, पुल्मोनो, PULMUNO, पुल्मोनोलॉजी। और जो डॉक्टर्स होते हैं लंग्स के, जो लंग स्पेशलिस्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पुल्मोनोलॉजिस्ट, ठीक है, याद रहेगा। ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं, बायो पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो बेटा, ठीक है। यस सर। अगर मैंने आपको 10th में पढ़ाया तो आप ये मान के चलिए आपके कंसेप्ट्स बहुत अच्छे होंगे। वो आपके ऊपर है कि आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, वो अलग चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जल्दी से सेल्स के बारे में 1-2 बातें और देखेंगे जो कि जरूरी है। बेटा सेल्स की सबसे पहले जो खोज थी वो किसने करी? Who discovered the cell? रॉबर्ट। रॉबर्ट हुक 1665 यस चाचा जी इनका नाम है रॉबर्ट हुक। कब करी थी? 1665 1669 65 1664 to 1665 याद रखो 1665 को मान लिया जाता है ऑन एन एवरेज, ठीक है, क्योंकि रिसर्च शुरू हो गई थी 1664 से और रिजल्ट आ गया था 1665 में, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक को बोला जाता है who discovered the cell, ठीक है, रॉबर्ट हुक। अलमान बेटा म्यूट करो। सर लिविंग सेल को किसने किया था? 1 मिनट बेटा, थोड़ा सा ना दिक्कत हो जाती है तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखो। हाँ मैं आता हूँ। देखो अभी ये किसने पूछा? प्रीत ने पूछा? नहीं सर दीपांशु ने पूछा। बेटा दीपांशु अभी आते हैं, बस जस्ट रुको, थोड़ी देर में आपको आपका आंसर मिलेगा। हमने बात करी सेल्स की खोज किसने करी? रॉबर्ट हुक ने करी और 1665 में करी। लेकिन और ये जो 2 बातें थी ना, याद रखो क्वेश्चन आता है कि ये जो 2 बातें थी वो किसने बताई थी? कौन सी 2 बातें? कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ and cell is also known as the structural and functional unit of life. So both these two things are said by Robert Hooke only. समझ में आ रहा है? तो रॉबर्ट हुक को क्यों बोलते हैं हम? रॉबर्ट हुक जो है इन्होंने सेल के बारे में स्टडी करा और उसके बाद ही ये दोनों बातें इन्होंने बताई कि सेल इज नोन एज द यूनिट, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड इट इज आल्सो नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये दोनों बातें किसने बताई? रॉबर्ट हुक ने बताई। समझ में आ रहा है? और जब इन्होंने ये चीजें बता ली तो इसके बाद बेटा एक साइंटिस्ट आए जिनका पेट नहीं भरा इतनी बात से। उन्होंने कहा कि अभी हम और रिसर्च करेंगे। तो उन्होंने जब रिसर्च करा तो उन्होंने दे दी फिर फाइनली सेल के ऊपर एक थ्योरी, जिसे बोलते हैं आज हम सेल थ्योरी। अब ये सेल थ्योरी क्या थी बाद में बात करेंगे अच्छे से, अभी के लिए नहीं, क्योंकि अभी अब आपको ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है तो कुछ जल्दी बातें क्विक कर लेंगे। हाँ मोटा मोटा बता देता हूँ कि सेल थ्योरी क्या है। सेल थ्योरी ये कहती है कि जो पूरा का पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर है ना वो सेल्स या फिर सेल्स के प्रोडक्ट से मिलके बनता है, ठीक है। और सेल के प्रोडक्ट्स का मतलब जो सेल के अंदर पूरे पार्ट्स हैं, राइबोसोम्स है, न्यूक्लियस है, आरएनए है, डीएनए है,
माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है ना, ये सारे लाइसोसोम्स है, राइबोसोम्स है, बहुत सारी जो चीजें होती हैं ये सारे के सारे सेल के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो सेल्स या फिर सेल्स के प्रोडक्ट से मिलके बना, यही सेल थ्योरी है। और क्वेश्चन आता है सेल थ्योरी किसने दी है, बताइए। सेल थ्योरी इज गिवन बाय, नाम सुना है इनका? यस सर, स्केल्टन और एक और है, क्या नाम है इनका? शेल्डन एंड श्वान, फ्रेंच वर्ड। ठीक है, एस एंड एस याद रखिए। तो शेल्डन एंड श्वान ने ये थ्योरी दी थी, कौन सी थ्योरी? सेल थ्योरी। तो ये सेल थ्योरी की मतलब जो स्ट्रक्चर है बॉडी का वो सेल्स या फिर सेल्स के प्रोडक्ट से मिलके बनता है, ये सेल की थ्योरी है। बाद में डिटेल में हम इसको पढ़ लेंगे, है ना, जब आपको मैं नोट्स दूंगा ना प्रॉपर, तो नोट्स में आपको सारी चीजें मिलेंगी, डोंट वरी। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि सेल थ्योरी किसने दी है तो क्या बोलोगे? शेल्डन एंड श्वान ने दी है। श्वान ने दी है, ठीक है। अब आप देखो, अभी अरमान ने एक बात पूछी थी कि दीपांशु ने पूछी थी। किसने पूछी थी? दीपांशु ने। अरे हाँ, पूछी तो नहीं ना किसी ने। चलो गंदे बच्चे, ये बड़ा मेरा वकील लगा हुआ है यहाँ पे ये। चलो कोई नहीं, देखो तो बेटा सबसे पहले अगर कोई पूछे कि जो सेल डिस्कवर हुई थी वो लिविंग सेल डिस्कवर हुई थी या फिर वो डेड सेल डिस्कवर हुई थी? बताओ। वो कॉर्क का सेल था। जी हाँ, तो सबसे पहले बेटा जो रॉबर्ट हुक ने जो खोजी थी वो कौन सी खोजी थी? डेड सेल। डेड सेल। अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे पहले कौन सी डिस्कवर हुई थी, लिविंग या डेड? डेड सेल डिस्कवर हुई थी। और डेड को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने ही करा था 1665 में, जिनको आज आप बोलते हो सेल के फादर भी हैं ये, ठीक है, फादर ऑफ सेल इन्हीं को बोला जाता है, बिकॉज इन्होंने ही सबसे पहले खोजी, ठीक है। आपने पढ़ी फादर ऑफ बायोलॉजी, आपने एरिस्टोटल को पढ़ा। फादर ऑफ आपने जूलॉजी एरिस्टोटल को पढ़ा। फादर ऑफ बॉटनी आपने थियोफ्रस्टेटस को पढ़ा। लेकिन फादर ऑफ सेल अगर पढ़ोगे तो किसको पढ़ोगे? रॉबर्ट हुक रॉबर्ट हुक को, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर करा, इसलिए फादर ऑफ सेल है। बायो में बहुत सारे फादर हैं यार, एक तो अपने फादर होते हैं और 50 फादर तो हमें अलग से पढ़ने पड़ते हैं। मान के चलो हम सभी के बड़े सारे फादर हैं, ठीक है ना। तो ये चीज समझ लो आप लोग। चलो, और ये 1665 में इन्होंने ये कांड किया था, ठीक है, तो इसलिए अब आपको पता लग गया होगा, ठीक। चलो, और इन्होंने सबसे पहले ये कहाँ पे देखी? तो जो बेटा वो होता है कॉर्क होता है, बार्क ऑफ ट्री। जी हाँ, जो प्लांट का या फिर ट्री का जो कॉर्क होता है बेटा, वो होता है। अच्छा, अगर आपको पता हो कि ये कॉर्क क्या है, आपने देखा होगा शैंपेन की बोतल देखी है? यस सर। ये तो नहीं किसी ने? सर इसने देखी है। हाँ, बिना नहीं, देखो यहाँ पे कॉर्क लगा होता देखा है? फोटो में देखी प्लांट का ही पार्ट है ना, वो प्लांट का ही पार्ट होता है। और प्लस दूसरा सुनो, जो प्लांट की बेटा छीलन होती है, छीलन, है ना, प्लांट जैसे प्लांट है उसकी, हाँ, स्टेम सी ऊपर स्किन से उतर जाती है, जो स्किन से जो उतर जाती है ना छीलन, उसी को कॉर्क बना रहता है। हाँ, उसी से बना रहता है। और इसमें तो इवन लेटेक्स भी होता है ना। कॉर्क जो ये शैंपेन की बोतल वगैरह के जो ऊपर खोलते हो आप, है ना, वो उसमें लेटेक्स वगैरह भी रहता है। वो तो खैर एक आप कह लो कि मशीनाइज्ड प्रोसेस है पूरा जिससे बनता है। बट इसको ऐसे समझो, प्लांट की जो खुरचन होती है ना, खुरचन, उससे मिलता है ये पूरी की पूरी छीलन, उसी को कॉर्क कहते हैं। वहीं पे डेड सेल की खोज हुई थी, रॉबर्ट हुक ने करी। क्लियर है? अब हम आते हैं, ये बताओ कि सबसे पहले लिविंग सेल किसने खोजी? पता नहीं। अब यही क्वेश्चन है दीपांशु का, तो याद रखिएगा बेटा, इनका नाम है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। नाम सुना है? नहीं सर, नहीं, ये नहीं है। ऐसा कैसा नहीं सुना रे कुछ भी? LUVENHAWK, ये टॉपिक हुआ तुम लोग के यहाँ कि नहीं हुआ? पहले ये बताओ, तुम में से कितने लोग हैं जो स्कूल नहीं जाते? शाबाश, जल्दी बताओ। दशवीं, अरे लेकिन दशवीं आपको ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही होंगी ना। मतलब मेरा क्वेश्चन ये है, किसी की स्कूल भी नहीं खुले और उनकी ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं चल रही? सर मेरे, यस। बहुत बढ़िया बेटा। सर क्या और करें? अरे कोई बात नहीं, और बताओ, और कोई है? सर और तो सबकी चल रही है। और सबकी चल रही है, ठीक है। तो बेटा अगर सबकी चल रही है तो मुझे ये बताओ, ये टॉपिक चल रहा है क्या? ये सर हो चुका। हो गया? सर हो चुका। सर हो गया ये। तो आएगा ना मतलब? यस सर। हाँ ठीक है, तो पढ़ो फिर, अच्छी बात है। Yes, तो sir. ये नहीं पढ़ाया आप लोग को? ऐसे कैसे पढ़ा दिया टीचर ने? अच्छा, टीचर ने कितने दिन में खत्म करा था सेल टॉपिक, जरा बताओ एक बार। सर 5 दिन में। सर एक हफ्ता। सर एक हफ्ता। सर 3 दिन में। सर 2 दिन। 2 दिन मतलब 2 क्लासेस। क्लासेस बताओ, क्लासेस, हफ्ता 10 दिन। क्लासेस 2 दिन हो गया था। सर 4 क्लासेस। दशमी मंडे क्लासेस। 3 क्लासेस। 2 क्लासेस। दिव्या सर 5 क्लासेस। मोक्षा सर 3 or 4। अच्छा, अनन्या आपके यहाँ?
इवन हमारे यहाँ तो अभी शुरू हुआ है, अभी तो आपने सेल के बारे में कुछ देखा ही नहीं और आज पहली क्लास ऑलमोस्ट हो ही गई है। चलो, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक बेटा, इनको बोला जाता है, इन्होंने लिविंग सेल में सबसे पहले मतलब लिविंग सेल की खोज करी, ठीक है, डिस्कवर करा लिविंग सेल को। क्लियर हो गया? अच्छा लीवेनहॉक तो है सर, कब इसका क्या? सरनेम है बट इसका फर्स्ट नेम नहीं है। सर कब डिस्कवर किया था? 70s के आसपास करा था, मैं आपको ईयर बता दूंगा, अभी बिल्कुल याद नहीं आ रहा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखो, किस में करा, जैसे इन्होंने कॉर्क में करा, तो बेटा ये थी अनियन की सेल, प्याज की सेल थी ये, अनियन यस सेल, सर। याद रखो, ठीक है। सर तो अनियन सेल जो थी वो सबसे पहली लिविंग सेल थी जो कहीं डिस्कवर करी गई थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। क्लियर है? 1674 में, कितना? 1674। हाँ 1674, ठीक है, याद रखो बेटा, सही है ना? यस सर सही है। ठीक है 1674, बाकी एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूंगा, ये चीज ध्यान रखना। 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने अनियन में ये डिस्कवर किया था। क्लियर हुआ इतना? यस सर। यस सर। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स में जो सबसे बड़ी जो सेल है ना, जो लार्जेस्ट सेल है वो किसकी होती है? सर ओस्ट्रिच की। जी हाँ, तो ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है, शुतुरमुर्ग, ठीक है, सर ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, अभी मैंने आपको बताया था ना, एग क्या होता है? सर सेल। तो सेल होती है, इसलिए सेल। ऑस्ट्रिच के एग को सबसे बड़ा सेल बोला जाता है। सर 7 रहेगा? पॉइंट कुछ का होता है ना ये? हाँ लगभग इतना ही रहता है ये, ठीक है। तो ऑस्ट्रिच का एग होता 170 है, मिलीमीटर तक का होता है। हाँ अलग अलग है ना, कोई ml में बता रहा है, कोई किसी में बता रहा है, तो वो नहीं पूछेगा आपसे कि कितने उसकी लेंथ क्या होती है, बस ये पूछेगा कि बेटा लार्जेस्ट कौन है, तो आप बताओगे ऑस्ट्रिच का एग, ऑस्ट्रिच का एग। ठीक है। हाँ जी, ऑस्ट्रिच का एग होता है, याद रखो। बहुत ज्यादा प्रोटीन का रिचेस्ट आप कह लीजिए रिसोर्स है, मतलब ये अगर आपने एक बार ऑस्ट्रिच का अंडा खा लिया अगर, तो फिर ये मान के चलिए आपको अच्छा खासा प्रोटीन मिल गया उससे, ठीक है। इवन ये जो होते हैं ना, क्या नाम है, आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल, यस यस सर। सर। डिस्कवरी चैनल में बहुत सारे आपने देखे होंगे कीड़े मकोड़े खाते हैं, है ना, Yes, और ये sir. सब सर वो खाते तो हैं। बहुत तो अच्छा पकाते लगा भी के नहीं है। सब्जी खा लेते हैं। हाँ, आपको पता है कीड़े मकोड़े क्यों खाते हैं वो? क्योंकि उनको कुछ नहीं और पता। मिलता नहीं है खाने को, यस सर। ऐसा नहीं है, वो खाते हैं इसलिए क्योंकि कीड़े मकोड़ों की जो आउटर लेयर होती है उसमें एक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसका नाम होता है काइटिन, और काइटिन एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट होती है, ठीक है, जो कि आपको एनर्जी देती है। जिस तरह से आप ग्लूकोज पीते हैं वो एक कार्बोहाइड्रेट है, आप फ्रक्टोज, आप फल खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, फ्रूट्स की कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है? फ्रक्टोज है। आप गन्ना खाते हो, चीनी, जो घर में जो चीनी खाते हो, टेबल शुगर या फिर हाउस होल्ड शुगर, उसको बोलते हैं सुक्रोज, ठीक है। ऐसे ही आप एक स्टार्च खाते हो, आप माल्टोज खाते हो, आप सेलुलोज को कुछ हद तक देख लेते हो, तो ये सारी की सारी क्या है? ये सब कार्बोहाइड्रेट्स होती है, ठीक है। और ऐसे ही एक कार्बोहाइड्रेट है, उसका नाम है काइटिन, और ये काइटिन कहाँ मिलती है? जो इंसेक्ट्स या फिर कीड़े मकोड़े होते हैं, इनकी जो ऊपर की लेयर होती है उसमें काइटिन होता है, इसीलिए वो उनकी लेयर को खाते हैं और उनको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं क्योंकि उनको बायो आती है, इसलिए उनको सब कुछ पता है। चलिए, अच्छा मुझे बताओ शॉर्टेस्ट फिर कौन सी हो जाएगी सेल, सबसे छोटी सर सेल? सर बैक्टीरिया। हाँ सर। जी हाँ, तो शॉर्टेस्ट जो सेल होती है बेटा वो बैक्टीरिया की होती है, याद रहेगी। तो बैक्टीरिया की जो Yes, सेल है वो sir. सबसे शॉर्टेस्ट होती है। सर वो और अगर यूनिसेल्युलर होता है। हाँ, बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर है। अब मुझे ये बताओ कि बैक्टीरिया का नाम क्या है, उस बैक्टीरिया का नाम जिसकी सबसे शॉर्टेस्ट होती है। भाई बैक्टीरिया बहुत तरह के होते हैं, एक बैक्टीरिया थोड़ी है, देयर आर सो मेनी बैक्टीरियाज अवेलेबल। कौन सा बैक्टीरिया? तो नाम है माइको प्लाज्मा, लिख रहे हैं, सबर करो, माइकोप्लाज्मा गैलिस्पेक्टम, हैं? माइकोप्लाज्मा गैलिस्पेक्टम, ये नाम है पूरा उस बैक्टीरिया का, ठीक है। जैसे दूध से दही जब बनती है तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। हाँ, दूध के लिए एक वर्ड याद करो बेटा, लैक्टो। लैक्टो वर्ड आज के बाद कभी भी सुनना तो वो मिल्क के लिए यूज होगा। जैसे मिल्क की जो कार्बोहाइड्रेट होती है या मिल्क की जो शुगर होती है उसको क्या कहते हैं? लैक्टोज कहते हैं, ठीक है। बायो में अगर कभी एक सफिक्स आपको मिल जाए ओज, तो ये ओज नाम का सफिक्स से बेटा कार्बोहाइड्रेट को शो करता है, जैसे सुक्रोज, जैसे माल्टोज, ग्लूकोज, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सब आपके कार्बोहाइड्रेट हैं। तो दूध की जो शर्करा होती है, दूध की जो कार्बोहाइड्रेट होती है, ठीक है, या दूध की जो शुगर होती है, दूध की मिठास, वो किसकी वजह से होती है? लैक्टोज की वजह से। दूध में एक एसिड होता है, उसका नाम है लैक्टिक एसिड। तो ये लैक्टो वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है? दूध के लिए। तो दूध का जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, व्हिच इज रिस्पांसिबल टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। कर्ड। तो इसका जो बैक्टीरिया का नाम है जो सबसे छोटा है, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा
गैलेस्पेक्टम, बहुत सारे होते हैं, माइकोप्लाज्मा, टीटोकोकस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस, बहुत सारे बैक्टीरिया के नाम है। ये आपको ध्यान रखना है, ये वो बैक्टीरिया जिसकी सबसे छोटी होती है, याद रहेगा? यस सर। यस सर। बाकी प्राणी याद रहेगा ना सभी को? सर ये क्या लिखा यस है? सर। गैलस गैलेस्पेक्टम, GALLESPECTUM, पैक्टम, PECTUM, पैक्टम। सिद्धप्रीत बाजी, यस सर। एक बारी कॉपी दिखाओ अपनी, लिख दे हो तुसी या एवं बैठे हुए हो? आ गया? नहीं सर। नहीं। कहाँ है? कॉपी दिखाओ जरा, शाबाश, कॉपी दिखाओ सारे अपनी अपनी, जल्दी दिखाओ। चलो, यश ने दिखा दी, अनुज ने दिखा दी, अस्मी दिखा दी, हाँ अलमान जरा सुन रहे थे। सर म्यूट। मोक्षा कॉपी, दिव्या ने दिखा दी, अनन्या ठीक है, कबीर बहुत बढ़िया, मोक्षा ने नहीं दिखाई, मतलब मोक्षा नहीं लिख रही हैं ऐसा? अच्छा, अनुज यादव 9th बी, कैमरा ही बंद है। बहुत बढ़िया। अनुज आप नहीं दिखाएंगे? कॉपी दिखाइए। सर दिखा दो जी मैंने। अनुज यादव 9th बी, वर्मा नहीं। दीपांशु ने दिखा दी, यशवी पटेल, सॉरी पटवाल आपने भी दिखाई। भूमिका सोनी जी, सर मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा। यार ये बहुत बड़ा आपके साथ ही क्यों होता है? लैपटॉप में इसलिए। लैपटॉप में एक बटन होता है, ठीक है, कैमरा का, अगर हो तो देख लो। याशवी आप दिखाओ। 3-4 लोग नहीं लिख रहे हैं, गलत बात है। अब आपके पेरेंट्स से जब बात होगी ना मेरी, तो जरा सबसे पहला पॉइंट यही मैं डिस्कस करूंगा। चलो बेटा, लास्ट पॉइंट मुझे बताओ, अगर हम बात करें कौन सी होती है, हाँ, ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट है उसका नाम बताओ। ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट है, देखो अभी आपने ओवरऑल की बात करी, जो पूरे यूनिवर्स में अगर हम बात करें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, अब हम ह्यूमन बॉडी की बात करें। लॉन्गेस्ट पता है। नर्व सेल। लॉन्गेस्ट क्या पता है बेटा? रश्मि बताओ, लॉन्गेस्ट क्या होती है? नर्व नर्व सेल। सेल। नर्व सेल होती है। और लार्जेस्ट क्या होती है? नर्व सेल ही होती है शायद। नर्व सेल्स ही होती हैं, पक्का? यस तो सर। इसमें थोड़ा सा एक कंफ्यूजन रहता है, लेकिन अभी के लिए आप ये मान के चलो कि लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट दोनों में आप क्या लगाओगे बेटा? ब्रेन सेल, ठीक है, यानी कि नर्व सेल्स। ये ब्रेन सेल्स का ही दूसरा नाम नर्व सेल्स होती हैं। ब्रेन मतलब नर्व सेल्स, ठीक है। लेकिन मैं आपको जब थोड़ा सा टॉपिक प्रोसीड करा लूंगा तो फिर मैं वहां पे आपको धीरे धीरे चीजें ना थोड़ी सी और क्लियर करूंगा कि यहाँ पे एक्सेप्शन क्यों है, ठीक है। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन होती है? स्मॉलेस्ट आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, ठीक है। मैं पूरा नाम लिख दे रहा हूँ, रेड ब्लड। बेटा ये सी जो है ना वो सेल्स को नहीं बताता, बल्कि सी जो है ये कॉर्पसेल्स को बताता है। सर और फिर डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, उसमें भी यही होगा? वो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं बेटा, ठीक है, वो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ये रेड ब्लड कॉर्पसेल्स हैं, ठीक है। और प्लेटलेट्स अलग हो गई, ठीक है। प्लेटलेट्स का जब आपको डेंगू वगैरह हो जाता है ना, तो आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स एकदम से डाउन होती हैं और आपको फिर प्लेटलेट्स चढ़ाई जाती हैं आपको अलग से। चलिए खैर, ये हो गया। लेकिन स्मॉलेस्ट में भी एक सीन होता है। स्मॉलेस्ट आरबीसी तो है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट गैमेट सेल कौन सी है, गैमेट का मतलब जो रिप्रोडक्शन में यूज हो, स्मॉलेस्ट गैमेट सेल, तो याद रखिए वो किसकी होती है? वो मेल की होती है और उसका नाम क्या है? स्पर्म, ठीक है। स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट गैमेट सेल। जैसे फीमेल है, फीमेल में क्या होती हैं? ओव्यूल्स वगैरह होते हैं ना, जी हाँ, ओवम्स वगैरह बोलते हैं ना, जी हाँ। तो ऐसे ही मेल की जो होती है उसको स्पर्म बोलते हैं बेटा। तो स्मॉलेस्ट गैमेट सेल पूछे तो स्पर्म लगाना, और स्मॉलेस्ट अगर आपको सेल पूछ ले तो आरबीसी लगाना। ये सब आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस है, याद रखिएगा। सर लार्जेस्ट में अभी नर्व सेल नहीं लगाना? नर्व सेल लगाओ बेटा, नर्व सेल ही होती है। पूरे न्यूरॉन होते हैं ना, बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े स्ट्रक्चर होते हैं न्यूरॉन के, ठीक है ना, कभी पढ़ाएंगे पूरा। ये पूरा डेंड्राइट है, बीच में एक्सॉन है, ठीक है, यहाँ पे साइफिक्स होती हैं, यहाँ पे इस तरह के बने, मतलब बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है,
ठीक है, कभी करेंगे डिस्कस। अरे पिछली क्लास में भी बताया था डायग्राम हाँ नर्व सेल्स का। हाँ तो है ही, वो तो है ही, स्टार्टिंग से पढ़ते आए हो ना। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पर आज एंड करेंगे क्लास को। लगभग 1.25 घंटे की क्लास आपकी हो गई। कल तक डिसाइडेड था कि आपकी एक्स्ट्रा क्लास जाएगी, लेकिन बस चीजें थी कि ये नहीं डिसाइडेड था कि कितने बजे जाएगी, इसलिए आपको टाइम नहीं दिया गया था। ठीक है, साइंस की क्लास होनी थी लेकिन टाइम का थोड़ा इशू था, बट फिर जब टाइम पता लग गया तो आपकी क्लास हो चुकी है ऑलमोस्ट। अब एक बहुत बड़ा नोट पॉइंट ध्यान से सुनेंगे, बहुत बड़ा नोट पॉइंट। ठीक है, अब वो क्या है उसको ध्यान से सुनो। आपकी मैथ्स की क्लास कितने बजे थी? सर 3 बजे बता रहे थे सर। यस सर, दिलीप सर 3 बजे बता रहे थे। 3 से 4 3 से से 5। 5 कह रहे थे सर। तो 3 से 4:30 क्लास थी आपकी। ठीक है, 4:30 तक। ठीक है, लगभग 3 से 4:30 थी। तो आज आपकी मैथ की क्लास नहीं है। नहीं है। ठीक है, याद रखो। मैं आपको रीजन बता देता हूँ। सर की पिछले 3-4 दिन से तबीयत बहुत खराब है। ठीक है ना? यस सर बता रहे थे हाँ, कि तबीयत कल खराब भी, है उनकी। हाँ कल भी जो है जब क्लास 10th की लास्ट क्वेश्चन चल रहा था तो भी सर को उस टाइम पे थोड़ा सा ना, क्योंकि सर को थोड़ी कार्डियक प्रॉब्लम है और सर की थेरेपी भी चल रही है, तो 3-4 दिन तक, इसलिए सर की रात वाली सारी क्लासेस 9 से 11 वाली सब मैं ले रहा था। पिछले 4 दिन से 9 से 11 की क्लासेस सर की मैं ले रहा था। ठीक है ना? तो इसलिए अब सर को प्रॉब्लम है तो थोड़ा बेटा कोऑपरेट करो। इसलिए आपकी साइंस की क्लास हो चुकी है। ठीक है, और वैसे भी 9th है मेरे ख्याल आपके 4 से 5 टॉपिक तो हो गए, तो अपना रिवीजन करिए बेटा। ठीक है, जो आपने आज सेल पढ़ा उसको थोड़ा सा देखो। सेल टॉपिक अपना जो आपकी स्टैंडर्ड जो भी बुक है आपके पास उससे पढ़िए। ठीक है, और नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी उसमें हम आगे किसको बढ़ाएंगे? सेल को ही बढ़ाएंगे। ठीक है, और आखिरी 15 से 20 मिनट में हम डिस्कस करेंगे मोशन को। याद रहेगा? ठीक है, तो याद रखना बेटा, मोशन को Yes, आखिरी sir. 15 मिनट में डिस्कस करेंगे हम। ओके, ताकि आपके जो भी Yes, डाउट्स sir. हैं वो 15 मिनट में ले लेंगे। बाकी सेल टॉपिक को प्रोसीड करेंगे, बिकॉज 10वीं का पेपर है तो हमें उस बच्चे को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, यस सर। क्लियर? और भी अगर किसी बच्चे का कोई टेस्ट आने वाला हो तो प्लीज मुझे टाइमली बता देना, सारे बच्चे। ठीक है, और मेरे भी पीरियोडिक्स का सिलेबस आ चुका। क्या है बेटा सिलेबस? यस सर। सर यस सर। सर अब मोशन। व्हाट्सएप कर देना ना मेरे को, अनुज। ओके सर, ओके सर, व्हाट्सएप करना, जिसका जिसका आया हुआ है व्हाट्सएप कर दो। ओके सर। ठीक है, ओके सर। सर वो सारा कंबाइंड सिलेबस है। कंबाइन है? हाँ तो मैसेज करना तो फिर बात करेंगे। अभी मेरे पास है नहीं तो मैं ऐसे कैसे आपसे बात कर लूं। ठीक है, ओके सर। चलो बाय बाय। उम्मीद करता हूँ आपको सेल थोड़ा सा समझ में आया। यस थोड़ा सर। की सारा अच्छे से याद समझ में है। आया? सर। इसमें सारा आ आपको गया। बेटा यस सर। थोड़ा कंपेयर कर पा रहे हो जो आपको मैम ने पढ़ाया और जो हमने पढ़ाया? यस सर। यस अच्छी लगी सर। चीजें? Yes, sir. यस Yes, सर। सर। मोक्षा बेटा आपको समझ में आया? सर आप कैमरा क्यों नहीं ऑन कर रहे? कैमरा क्यों नहीं ऑन कर रहे? यार मेरा भी कैमरे का ना लैपटॉप में बटन ऑफ है। कोई नहीं, चलो चलो ठीक है ना, बाय। ओके, बाय सर। बाय बाय सर। सर। बाय सर। थैंक यू सर। कल बेटा मिलेंगे। कल के टाइम टेबल आप देख लीजिएगा। अब आज आपकी कोई भी क्लास नहीं है। ठीक है, नहीं बाय। है। बाय सर। बाय सर। Bye, sir.